आज की चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अफ्रीका के विभाजन में इंग्लैंड की क्या भूमिका थी, इसके विषय में आज हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, किस प्रकार से अफ्रीका में अधिकार किया गया, अफ्रीका की स्थिति क्या थी, ये पृष्ठभूमि में देखेंगे। अफ्रीकी क्षेत्रों में संक्षिप्त रूप से ब्रिटेन ने कहाँ कहाँ अधिकार किया, इस पर बात करेंगे। फिर अफ्रीका का विभाजन कैसे प्रारंभ हुआ, किस तरीके से यूरोपीय शक्तियों ने इसका विभाजन की शुरुआत की थी। फिर कांगो के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से हुई, एक समस्या उत्पन्न हो गई, सभी शक्तियां आमने सामने आने लगीं। फिर इस पर विचार करने के लिए बर्लिन में सम्मेलन का यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा आयोजित किया गया, उसमें क्या निर्णय हुए, फिर किस तरह से उन निर्णयों का उल्लंघन लियोपोल्ड के द्वारा ही शुरू कर दिया गया, बेल्जियम के द्वारा। इसके पश्चात इंग्लैंड के द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण किस तरह से शुरू किया गया, इसमें बचूनालैंड, रोडेशिया, कैप कॉलोनी और नेटाल पर किस प्रकार अधिकार किया। और अंत में इस वीडियो के प्रथम भाग में हम देखेंगे कि मिस्र पर किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया, फ्रांस उसके सामने था, किस प्रकार संघर्ष की स्थिति हुई और मिस्र में भी स्वयं किस प्रकार से विरोध का सामना इनको करना पड़ा। यहाँ तक वीडियो के प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे और उसके पश्चात शेष भाग पर दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अफ्रीका के विभाजन में इंग्लैंड की भूमिका, पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अफ्रीका जो कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, अंध महाद्वीप इसको कहा जाता था क्योंकि यहाँ प्रवेश करना मुश्किल था, बीहड़ जंगल थे, नदियाँ थीं, प्राकृतिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं, पहाड़ थे, पठार थे, उनको पार करना आसान कार्य नहीं था, तो ये अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने सर्वप्रथम उत्तमासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप, अंतिम अंतरीप से आप समझते हैं अफ्रीका का अंतिम छोर, वहाँ से वह गुजरा था, वहाँ रुका था। उसका श्रेय उसको दिया जाता है कि इस महाद्वीप में पहला यूरोपी था जिसने इस क्षेत्र को खोजा, पहुँचा पहली बार 1488 में वो यहाँ पहुँचा था। वहाँ से सामुद्रिक यात्राएं तो होती रही, लेकिन अफ्रीका के भीतर प्रवेश आधिकारिक रूप से 1850 के बाद शुरू हुआ। भौगोलिक अन्वेषण का कार्य यहाँ पर शुरू हुआ। कुछ साहसी व्यक्तियों के द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लिविंगस्टोन एक स्कॉटलैंड का एक डॉक्टर था। प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचारक के रूप में उसने यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया था। 1840 में अफ्रीका गया था। हेनरी स्टैनले 1871 में अफ्रीका गया, जब स्कॉटिश डॉक्टर लिविंगस्टोन के बारे में जानकारी 2 वर्षों तक कुछ नहीं मिली, नहीं पहुंची यूरोप में, तब स्टैनले उसको खोजने के लिए गया। 1871 में अफ्रीका गया, लिविंगस्टोन के खोज के लिए ही गया था। इसके अतिरिक्त बार्थ, बोगेल, नॉक्टिगेल, बेकर, स्पेक, ग्रांट, कार्ल पीटर्स आदि ने अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों की खोज की थी। स्टैनले के द्वारा इंग्लैंड के अपने देशवासियों का ध्यान कांगो की प्रचुर संपदा या उसके साधनों की ओर आकृष्ट कराया गया था, किंतु ब्रिटेन के द्वारा उस समय पूर्वी समस्या में उलझे रहने के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब नव साम्राज्यवाद का उदय हुआ, नवीन साम्राज्यवाद जो पुराने साम्राज्यवाद से भिन्न था। पुराना साम्राज्यवाद व्यवसायवाद अथवा वाणिज्यवाद से सोना चांदी प्राप्त किया जाए, व्यापार किया जाए, यहीं तक सीमित रहा था। इस समय यूरोप के प्रमुख देशों के द्वारा एशिया और अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित कर लिया गया। इस नव साम्राज्यवाद अथवा नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत यूरोपीय देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान, जो कि एक एशियाई देश है और एक अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीकी देशों में शासन सत्ता पर भी वो नियंत्रण स्थापित कर रहे थे तथा अपने देश के औद्योगिक माल के खपत के लिए इन्होंने बाजार के रूप में इनको इस्तेमाल किया। उसके आर्थिक तंत्र और सत्ता पर भी अपना नियंत्रण किया, वृहद बाजार के रूप में इस्तेमाल किया और कच्चा माल भी वहाँ से प्राप्त किया, मजदूर भी वहाँ से प्राप्त किए।
इस तरह ये नव साम्राज्यवाद था, ये पूर्व के साम्राज्यवादी भावना से या उपनिवेशवादी भावना से पृथक था। अब इसकी होड़ लग गई। एशिया और ज़्यादातर अफ्रीका में ही क्षेत्र बचे थे, वहाँ पर ये प्रतियोगिता शुरू हुई। तो अफ्रीकी क्षेत्रों में किस तरह से इंग्लैंड ने अधिकार किया, संक्षेप में यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र थे, फिर विस्तार पूर्वक उस पर हम चर्चा करेंगे। इंग्लैंड ने 1806 में दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप अथवा उत्तमासा अंतरीप के आसपास के क्षेत्र में 1840 में नेटाल पर आधिपत्य स्थापित किया। नेटाल के पास स्थित बोवर गणराज्य ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट पर इंग्लैंड का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये बोवर हॉलैंड से संबंधित थे। पश्चिमी अफ्रीकी तट पर ब्रिटेन ने गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट, सियरा लियोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसी प्रकार अन्य यूरोपीय शक्तियों में फ्रांस ने पश्चिम अफ्रीका के तट पर, पुर्तगाल ने दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, स्पेन ने उत्तर पश्चिमी तट पर और तुर्की ने उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों पर अधिकार किया था। यहाँ पर क्योंकि ब्रिटेन से हमको अध्ययन करना है ब्रिटेन के विषय में, इसलिए अन्य शक्तियों के ने किस प्रकार किया क्या, इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल इंग्लैंड के ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अफ्रीका का विभाजन देख लें किस प्रकार से शुरुआत हुई इसकी। प्रथम प्रयास बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने प्रथम प्रयास प्रारंभ किया। 1876 ईस्वी में उसने राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका के महत्व के ऊपर विचार करना था तथा अफ्रीका की खोज को और अधिक प्रोत्साहित करना था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। कांगो क्षेत्र में और अधिक खोज कर तथा स्थानीय कबीलों से समझौते कर लियोपोल्ड के द्वारा कांगो फ्री स्टेट की स्थापना की गई। स्टैनली की मदद से, स्टैनली ने उसकी मदद की थी और इस क्षेत्र पर उसने अधिकार करना शुरू कर दिया। यद्यपि यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा था, किंतु क्योंकि इनको फंड मुहैया कराने वाला लियोपोल्ड ही था, खर्च लियोपोल्ड ही कर रहा था, इसलिए उसने कांगो फ्री स्टेट को अपना व्यक्तिगत अपनी संपत्ति के रूप में और बाद में देश की संपत्ति के रूप में स्वीकार इसको किया। और इसके साथ फिर विवाद की स्थितियां शुरू हुई। कांगो के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। लियोपोल्ड की सफलताओं से प्रोत्साहित फ्रांस एवं पुर्तगाल के द्वारा अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। पुर्तगाल ने ब्रिटेन की सहायता प्राप्त की, मदद मांगी, ब्रिटेन से चर्चा की तथा 1884 ईस्वी में पुर्तगाल एवं ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। इसके अनुसार ब्रिटेन ने कांगो के मुहाने के क्षेत्र में पुर्तगाल के अधिकार को स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दी। पुर्तगाल ने कांगो नदी में सभी देशों का व्यापार की आज़ादी वह देगा, ये उसने कहा, आश्वासन दिया, किंतु बेल्जियम एवं फ्रांस ने पुर्तगाल का विरोध किया। इस तरह आमने सामने की स्थिति आनी शुरू हो गई। जर्मनी के बिस्मार्क जो उस समय था, उसने भी फ्रांस का समर्थन किया। बिस्मार्क ने अफ्रीका के मामलों में जो विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी, लियोपोल्ड के अधिकार के बाद अलग अलग दावे किए जा रहे थे, आमने सामने आ रहे थे, उसके निपटारे के लिए 1884 ईस्वी में बर्लिन में एक सम्मेलन आमंत्रित किया। अब देख लेते हैं अफ्रीका के विभाजन को लेकर के या अफ्रीका में कैसी स्थितियां हों उसको लेकर विवाद न हो, इसके लिए बर्लिन में नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक ये सम्मेलन चला। स्विट्जरलैंड को छोड़कर, स्विट्जरलैंड इसलिए नहीं आया था कि उसको अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं था, साम्राज्यवादी देश नहीं था, उसको छोड़कर यूरोप के सभी राष्ट्रों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया। अंत में समझौते के प्रपत्र पर बहुत लंबे विचार के बाद धाराएं तय की गईं। ऐसा नियम बनाया गया, ऐसा लगता था कि पूरी तरीके से एक संविधान बनाया जा रहा हो, पूरे नियम सारी बातें तय की गईं। पहली बात थी, कांगो फ्री स्टेट को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्र होगा, वहाँ किसी देश का अधिकार नहीं होगा, तटस्थ राज्य होगा, सभी देशों को व्यापार एवं नौचालन का समान अधिकार होगा। ये बात इस क्षेत्र में तय की गई। नाइजर नदी के उत्तरी भाग पर ब्रिटेन का तथा निचले भाग पर फ्रांस का संरक्षण माना गया। यदि कोई राष्ट्र अफ्रीका में किसी क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करता है तो उसकी सूचना सभी यूरोपीय राष्ट्रों को देना आवश्यक होगा, ये तय किया गया।
भविष्य में अफ्रीका संबंधी सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, इसका वचन एक दूसरे को दिया गया। किंतु बर्लिन के निर्णयों का सर्वप्रथम उल्लंघन लियोपोल्ड के द्वारा किया गया। उसने कांगो फ्री स्टेट पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। फ्रांस ने इंग्लैंड एवं जर्मनी के प्रोत्साहन पर 1881 ईस्वी में ट्यूनिस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस मिस्र पर भी अधिकार करना चाहता था, किंतु सामने ब्रिटेन था। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इटली के द्वारा इंग्लैंड के प्रोत्साहन पर लाल सागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ किया गया। इसमें 1885 में मसोआ पर अधिकार किया गया। इसके पश्चात इटली ने इरिट्रिया और सोमालीलैंड पर भी अधिकार किया। ब्रिटेन ने उसको प्रोत्साहित किया था। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी ने भी अलग अलग क्षेत्रों में अधिकार किए, किंतु ब्रिटेन से संबंधित नहीं होने के कारण उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड एवं अफ्रीका का विभाजन। अब इंग्लैंड में से पीछे रहने वाला नहीं था। संक्षेप में हमने बताया भी था कि किन किन क्षेत्रों में ब्रिटेन ने अधिकार किया। अब विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इंग्लैंड की भूमिका इस क्षेत्र में रही और किस प्रकार उसने अधिकार स्थापित किया। अफ्रीका के विभाजन में सर्वाधिक लाभ इंग्लैंड को ही प्राप्त हुआ। इंग्लैंड को फ्रांस एवं जर्मनी के प्रबल विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा, किंतु ब्रिटेन इसमें सफल हुआ। उसने अफ्रीका में 33 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इतना बड़ा तो स्वयं ब्रिटेन भी नहीं था। अब इसमें देखेंगे क्रमशः किन किन क्षेत्रों पे उसने अधिकार किया। पहला था बचूनालैंड पर अधिकार। सन 1885 में बचूनालैंड नामक प्रदेश को ब्रिटेन ने अपने अधिकार में लिया। 10 वर्ष के पश्चात इस क्षेत्र को दक्षिणी भाग कैप कॉलोनी उपनिवेश में मिला दिया गया। शेष प्रदेश का संरक्षित राज्य प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहा। दूसरा था रोडेशिया पर अधिकार। सेसिल रोड्स नामक एक प्रसिद्ध अंग्रेज पूंजीपति था। 1889 में ब्रिटिश साउथ अफ्रीका नाम की एक कंपनी इसके द्वारा स्थापित की गई थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका में उस पूरे पठार के क्षेत्र पर अधिकार किया जिसमें जेम्बेसी नदी का प्रवाह था। यहाँ पर इस क्षेत्र को रोडेशिया कहा गया। ब्रिटेन ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। जेम्बेसी नदी रोडेशिया के 2 पृथक भाग करती थी। बीच से बहती थी। उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया के रूप में इसको जेम्बेसी नदी विभाजित कर देती थी। तीसरा राज्य था क्षेत्र था जिस पर ब्रिटेन ने अधिकार किया। सन 1815 में सुदूर दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन ने हॉलैंड से कैप कॉलोनी प्राप्त किया। यह महत्वपूर्ण उपनिवेश था, समुद्री तट पर स्थित था। यह क्षेत्र ब्रिटेन के एशियाई साम्राज्य में आवाजाही के समय जहाज जितने थे वो इसी समुद्री मार्ग से होकर जाते थे, इसलिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर कब्जा किया गया था। चौथा था नेटाल पर अधिकार। 1824 से 1848 के बीच प्रक्रिया चली थी। इस प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया गया। 1856 में इस क्षेत्र को केप कॉलोनी उपनिवेश के अंतर्गत मिला दिया गया। पांचवां राज्य था जहां पर विवाद की स्थितियां थीं, वो था मिस्र के क्षेत्र पर अधिकार। मिस्र पर तुर्की का अधिकार था। 1806 में तुर्की के सुल्तान के द्वारा अल्बानिया के मेहमत अली को मिस्र के प्रांत का प्रांतपति बनाया गया, किंतु 1811 में मेहमत अली ने मिस्र को स्वाधीन घोषित कर दिया। सुल्तान ने भी इसको स्वीकार किया और उसको खेदीव की उपाधि दी या पद दिया। खेदीव कहा गया इसके बाद मिस्र के पाशा को या मिस्र में जो शासन करता था उसको। इस वंश का शासक इस्माइल हुआ, जो बहुत अपव्ययी था, बहुत व्यय किया करता था। इसके काल में ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। 1869 में निर्माण हुआ। इस नहर में फ्रांस ने भी हिस्सेदारी की थी। इंग्लैंड के लिए स्वेज नहर का बहुत महत्व था। स्वेज नहर एशिया से जुड़ने में महत्वपूर्ण था। पाशा इस्माइल ने 1875 में स्वेज नहर के कुछ हिस्से बेचे, जिसको ब्रिटेन के द्वारा खरीदा गया। इस्माइल ने इंग्लैंड से और फ्रांस से पुनः ऋण प्राप्त किया, अतः इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिस्र को वित्तीय व्यवस्था पर वहाँ के
पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोनों देशों के दबाव के फलस्वरूप इस्माइल ने शासन छोड़ दिया। जो खेदियू था, जो शासक था वहाँ का, अपव्ययी था। इसके बाद तौफीक मिस्र का खेदियू बना। समय के साथ मिस्रवासियों में इंग्लैंड और फ्रांस के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। जो स्वाभाविक था, विदेशियों के प्रति जो भावना होती है वही भावना वहाँ पर विकसित हो रही थी। अरबी बे नाम का नेता हुआ। उसके नेतृत्व में 1882 में मिस्र में विद्रोह हो गया। नारा दिया गया था इस विद्रोह में, मिस्र मिस्रवासियों के लिए है। इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा खेदियू को या वहाँ के शासक को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, परंतु फ्रांस ने सहयोग नहीं किया। अंततः इंग्लैंड के द्वारा अकेले ही पूरे विद्रोह का दमन किया गया। इंग्लैंड ने अलेक्जेंड्रिया पर बमबारी की तथा अधिकार प्राप्त किया। विद्रोहियों को अंग्रेजों ने पराजित कर काहिरा, जो वहाँ की राजधानी थी, उस पर कब्जा जमा लिया। यद्यपि इंग्लैंड के द्वारा मिस्र को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया गया, खेदियू वहाँ का शासक बना रहा, परंतु वास्तविक नियंत्रण ब्रिटेन के हाथ में ही रहा। इंग्लैंड के शासन का प्रतिनिधि वहाँ रहने लगा और उसी की चलती थी। 1882 से एक ब्रिटिश सेना भी मिस्र में रहने लगी। ब्रिटेन मिस्र पर स्थायी अधिकार तो नहीं करना चाहता था, किंतु उसने अपनी सेना वहाँ रखी थी ताकि उसके द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी वह बनी रहे। इंग्लैंड ने यूरोपीय राज्यों को भी आश्वस्त किया कि मिस्र में शांति व्यवस्था की स्थिति सुधरते ही वहाँ से सेना वापस बुला ली जाएगी। 1904 में यह स्थिति बनी और उसने सेना बुला ली। 1904 में ही इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मिस्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व फ्रांस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पहले फ्रांस लगातार इसका विरोध करता था, कई बार टकराव की स्थितियां भी यहाँ पर निर्मित हुई थीं, लेकिन अंततः फ्रांस ने स्वीकार किया कि उस पर ब्रिटेन का अधिकार रहेगा। तो इस तरह से मिस्र तक ये हमारे प्रथम वीडियो का भाग था। मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार रहा, यद्यपि उसने पूरी तरह से उसको विजित करने के बाद अपने साम्राज्य में इसको नहीं मिलाया, किंतु फिर भी पूरी तरह से ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में मिस्र रहा। इसके आगे दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे।